एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मोंघे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस. Now, in this lecture, we are going to discuss the revision test paper that has been released by the Institute for the upcoming examinations. So, let us start. In this video, I'm going to cover the CA Inter RTP, and then separately, I will be releasing a video for CA Final RTP as well. Right? So, let us start with the revision test paper objective questions with detailed analysis. Now, first of all, as I always tell, before starting with the preparation, before starting with the RTP or any other material or anything, we need to be sure कि हमारे लिए कौन सा relevant study material है, क्या relevant चीजें हैं जो हमें कवर करनी है फॉर द एग्जामिनेशन. सो फाइनेंस एक्ट नंबर 2 जो है 2024, फाइनेंस एक्ट 2024 दो बार रिलीज हुआ था, वी ऑल नो. सो फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2024 जो पास हुआ है फाइनल, including all the notifications and circulars issued up to 28th of February is applicable for September 25 examinations. तो ये सब आप लोगों को कवर करने हैं. The relevant assessment year is AY 25-26. तो until and unless question में कोई दूसरा ईयर स्पेसिफाइड नहीं है, आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी असेसमेंट ईयर के हिसाब से आंसर होंगे. सो October 24 स्टडी मटेरियल is relevant for us, and the significant notifications which have been issued up to 30th of September 2024, and hence the same is relevant for September 25 examination. Since there is no significant update issued between October to February, statutory update is not issued for the September 25. So already जो पुराने notification circulars थे वही आपको पढ़ने हैं जो मई 25 के लिए रिलीज हुए थे. आपको अलग से आपके लिए सितंबर 25 के लिए एडिशनल कोई नोटिफिकेशंस वगैरह नहीं रहेंगे. सो दैट इज अ गुड थिंग फॉर अस, राइट? चलो अभी केस सिनेरियो शुरुआत करते हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या क्या दिया है. मिस्टर मनीष इज अ रियल एस्टेट डेवलपर. एज आई ऑलवेज से, रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ क्वेश्चन, मैं ध्यान से आपको समझा रही हूँ, देखो रीड कैसे करना है. सो वो चीज आपको प्रॉपरली ध्यान रखनी है, ठीक है, एग्जाम के लिए भी. मिस्टर मनीष इज अ रियल एस्टेट डेवलपर, ठीक है. His main business is construction, development, and selling of residential properties. He developed a project named Ashiana Heaven, which has both residential and commercial units. तो आजकल आप देखते हो है ना, बहुत सारे और इसमें मल्टी वगैरह में नीचे शॉप्स और ये सब भी रहता है. तो कमर्शियल यूनिट भी है और रेसिडेंशियल यूनिट भी है. He obtained certificate of completion on 1st of February 2023, ठीक है. He sold majority of the units. However, 15 residential and 10 commercial units were not sold and are held as stock in trade. To earn some income from such units, he let out 10 residential and 5 commercial units from May 24 at 15,000 and 20,000 per month respectively. Expected rent is 14 and 22 for each commercial and residential unit. Basically residential and commercial unit, and all units are identical. So basically क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला 1 फरवरी 2023 को. उसके बाद उसने सोचा अभी चलो बाकी सारे तो सेल हो गए, 15 रेसिडेंशियल और 10 कमर्शियल यूनिट्स मेरे पास अभी भी बची है. तो जब तक वो होल्ड करके रखी है, जब तक मुझे कोई अच्छा बायर नहीं मिलता, टेम्पररीली मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रेंट पे दे देता हूँ, ठीक है. सो व्हाट डिड दे डू, दे गेव इट 10 रेसिडेंशियल एंड 5 कमर्शियल यूनिट्स ऑन रेंट मई से लेके मार्च तक. एंड एक्चुअल रेंट भी दिया है आपको और एक्सपेक्टेड रेंट भी दिया है, ठीक है. मिस्टर मनीष इज ऑल्सो एंगेज्ड with the firm Zoco and Associates as a sleeping partner, ठीक है. कैपिटल उसने कितनी कंट्रीब्यूट की है वो दिया हुआ है. ईच पार्टनर हैज रिसीव्ड 15% कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेम्यूनरेशन भी मिला है. ऑथोराइज्ड बाय द फर्म, दोनों का ऑथोराइज्ड है, डीड से सब कुछ ऑथोराइज्ड है. बुक प्रॉफिट इज 9,50,000, ठीक है. ही हैज टेकन 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज. डिटेल्स ऑफ सच पॉलिसीज आर गिवन हियर अंडर. तो एक पॉलिसी हमारी 2001 की है, एक 23 की है, एक 24 की है और ये भी 24 की है. प्रीमियम कितना है, मैच्योरिटी कब है और कितना मैच्योरिटी पे मिलेगा, वो सब डिटेल दिया है, ठीक है. विल कम टू दिस व्हेन वी डिस्कस द एमसीक्यू. एंड चारों लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन यूलिप एंड एलआईपी, ठीक है. यूलिप इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, ये यूलिप नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है. चलो आगे चलते हैं. Based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following multiple choice questions, ठीक है. one by one चलते हैं. How much amount would be taxable in respect of income earned by Mr. Manish for letting out of residential and commercial units under which head? Now
उसका मेन बिजनेस इज नॉट लेटिंग आउट ऑफ यूनिट्स, ठीक है, उसका मेन बिजनेस इज कंस्ट्रक्टिंग एंड सेलिंग ऑफ यूनिट्स, कमर्शियल हो चाहे रेसिडेंशियल हो, मेन बिजनेस इज सेलिंग ऑफ दोज यूनिट्स। ये टेम्पररीली उसने क्या किया, जब तक वो प्रॉपर्टी खाली थी तब तक उसने उसको रेंट पे दे दिया। इन सच केस बोथ, whether it is a residential or commercial unit, both will be taxable under the head हाउस प्रॉपर्टी। दोनों का रेंट आपका हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा। तो अब क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, आपको क्या चेक करने पड़ेंगे, हाउस प्रॉपर्टी के रूल्स चेक करने पड़ेंगे, विच इज यू नीड टू कैलकुलेट द जीएवी। देन आपको देखना पड़ेगा अगर कुछ म्यूनिसिपल टैक्स है या फिर आपका कोई लोन वगैरह है, जो भी इंफॉर्मेशन है आपका, जो हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन होता है, जीएवी लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस। देन आपके पास आपका ये आता है, यू गेट योर एनएवी, एनएवी में से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करोगे, आपका इंटरेस्ट माइनस करोगे, एंड देन यू गेट टू योर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। सो इफ एनीथिंग इज देयर यू वांट टू, यू नीड टू चेक उस तरीके से हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले तो जीएवी कैसे निकालते थे, तो जीएवी के लिए हमको एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट दोनों चीजें चेक करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट दोनों दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। सो हमको क्या लेना है, विच एवर इज हायर पकड़ना पड़ेगा। So GAV for residential units is 15,000 per month, which is the actual rent, which is higher than the expected rent. 1514 is 15,000, 14,000, ठीक है, वो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, बट ये आपको क्वेश्चन में गिवन है इन्फॉर्मेशन। और कमर्शियल का एक्चुअल इज 20 एंड एक्सपेक्टेड इज 22। सो यहाँ पर आप 22 को पकड़ोगे। पर मंथ रेंट है, सो हमने 11 महीने से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज मई 24 से लेके मार्च 25 तक का एक्चुअल लेट आउट था। 1,65,000 इंटू 10 यूनिट्स इंटू 5 यूनिट्स, this is my amount, this is my GAV. Next I will reduce, और basically इसमें यही NAV भी हो गई, less standard deduction of 30%. So this will be my income under the head house property for residential and commercial unit, है ना। तो 11,55,000 for residential unit and 8,47,000 from commercial unit. Now there is also one more thing which is important. चलो मैं next MCQ पे आऊंगी तभी समझाती हूँ वो चीज। Now question number 2, what would be your answer if Manish is not a real estate developer and has a business of letting out of properties? अब अगर उसका business ही letting out of properties है, तो हमारी रेसिडेंशियल यूनिट तो इन एनी केस हाउस प्रॉपर्टी में ही आएगी, बिकॉज वो रेसिडेंशियल यूनिट है। लेकिन अगर उसकी जो कमर्शियल यूनिट्स हैं वो हमारी किधर शिफ्ट हो जाएंगी, वो हमारी शिफ्ट हो जाएंगी पीजीवीपी हेड में। अब जब आप कमर्शियल यूनिट्स का रेंट निकाल रहे हो, तो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल यूनिट तो सेम रहेगा इन MCQ1 एंड MCQ2। बट अगर मैं कमर्शियल यूनिट्स को पहले हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स कर रही थी, बिकॉज माई मेन बिजनेस वॉज नॉट लेटिंग आउट ऑफ कमर्शियल और लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज बेसिकली, सो देन आई वॉज कैलकुलेटिंग इनकम एज पर द हाउस प्रॉपर्टी प्रोविजन। नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट द मेन बिजनेस इज लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं वो इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी में न जाते हुए वो कहाँ चली जाएगी, बिजनेस इनकम में चली जाएगी, बराबर। नाउ बिकॉज इट इज गोइंग इनटू बिजनेस इनकम, यहाँ पर आप जीएवी, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह कुछ भी कैलकुलेट नहीं करोगे। यहाँ पर आप सीधा सिंपल क्या करोगे, जितना मेरा रेंट है, जितना मेरा रेंट है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज 11 लाख। तो यहाँ पर हमने ऊपर कैसे किया था, कंपेयर किया, देन स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया, तो हमारा अमाउंट आ रहा था 8,47,000। लेकिन यहाँ पर पीजीबीपी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है एक्सपेक्टेड एक्चुअल वाला, ना ही आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह कुछ मिलेगा। सो सिंपल सिंपल रेंट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स नंबर ऑफ यूनिट्स करके आप 11 लाख पीजीबीपी में क्या कर दोगे, टैक्सेबल कर दोगे। तो सेकंड वाले का हमारा आंसर हो जाएगा 11,55,000 फ्रॉम रेसिडेंशियल एंड 11 लाख फ्रॉम कमर्शियल यूनिट अंडर द हेड पीजीबीपी। what would be the tax treatment of vacant residential and commercial units held as stock in trade during the previous year 24-25? चलो, अब अगर वैकेंट है तो हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी हेड में पढ़ा हुआ है कि जिस साल आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है उस साल के एंड से 2 साल तक आप उसको एज अ स्टॉक होल्ड करके रख सकते हो और आपकी जीएवी नील मानी जाएगी, प्रोवाइडेड आपने एक्चुअली लेट आउट नहीं किया है। ऑब्वियसली अगर एक्चुअली लेट आउट है तब तो फिर आपको देना ही पड़ेगा। हमने ऊपर कैलकुलेट किया जिन प्रॉपर्टी, जिन यूनिट्स को एक्चुअल लेट आउट किया गया है, लेकिन जो यूनिट्स एक्चुअल लेट आउट नहीं है, मतलब बैलेंस यूनिट्स हैं, वो अप टू 2 इयर्स तक तो आप जीएवी नील ले सकते हो। तो हमारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया है फरवरी 23 में। फरवरी 23 से आप 2 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, टाइम लिमिट्स पूरे पूरे याद रखने हैं। बहुत बार बच्चे कैसा करते हैं, 2 इयर्स। अब 2 इयर्स कहाँ से, फरवरी से 2 साल या फिर मार्च से 2 साल, कब से 2 इयर्स, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर
in which the completion certificate is received. So completion certificate is received in 22-23, right? वहां से 2 साल will be March 25. सो मार्च 25 में आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है, सॉरी मार्च 20 फरवरी 23 में आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है। उस फाइनेंशियल ईयर से 2 साल तक, मतलब मार्च 25 तक आपका जीएवी निल लिया जाएगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सो क्लियरली यहाँ पर आप क्या बोलोगे? नो टैक्स ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड बिकॉज द यूनिट्स वर नॉट लेट आउट एंड द and has a stock in trade and the 2 years have not yet lapsed. तो यहाँ पर कोई भी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट नहीं होगी, है ना? चलो, which of the life insurance proceeds would be exempt at the time of maturity? तो चलो देख लेते हैं हम लोग कौन सी exempt रहेगी हमारी maturity proceeds. So whatever we can do, we need to check which is the best पॉसिबल थिंग, मतलब हमारे लिए जो मैक्सिमम बेनिफिट रहेगा हम लोगों को, उस वाले पॉलिसी को हम सिलेक्ट करेंगे। बिकॉज वेन एवर वी आर कैलकुलेटिंग एग्जेम्पशन, अगर एक से ज्यादा एग्जेम्प्ट है तो हमको वो चेक करना है जिसमें हमको मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिलेगा। तो अब इसमें दो चीजें चेक करनी रहेंगी। देखो, नॉर्मल हमारा जो 10-10D का कंडीशन होती है कि विद इन 10% ऑफ द सम अश्योर्ड, वो तो देखना ही पड़ेगा। सो ये सारी पॉलिसीज हमारी विद इन 10% वाले में मतलब विद इन 10% वाला क्राइटेरिया चेक करना है। वहां पर अलग अलग क्राइटेरिया जो आप लोगों ने पढ़े हैं, राइट? 20%, 10%, 15%। यहाँ पर डेट ऑफ इशू के हिसाब से ये सारी किधर आ रही है अपनी? 10% ऑफ सम अश्योर्ड। तो 10% ऑफ सम अश्योर्ड जहाँ पे नहीं है वो तो सीधे सीधे ही हमारा बाहर हो गया, है ना? तो यहाँ पर तो ये हमारा 10% ऑफ सम अश्योर्ड से बाहर जा ही रहा है। सो ये 10-10D में एग्जेम्प्ट होगा नहीं। ये दोनों एग्जेम्प्ट हो सकते हैं प्रोवाइडेड हमको वो वाला कंडीशन भी देखना पड़ेगा, 5 लाख वाला। सो यहाँ पर हमारा वो कंडीशन भी फुलफिल हो जा रही है। सो बेसिकली इन दिस केस ठीक है। अब 1 अप्रैल 2023 के बाद की पॉलिसीज में अपने को 5 लाख वाला कंडीशन भी चेक करना पड़ेगा। सो ये विद इन 10% तो है दोनों ही हमारे सम अश्योर्ड के, है ना? लेकिन 5 लाख वाली लिमिट क्रॉस हो रही है क्या? तो नहीं। अगेन यहाँ पर हमारा 5 लाख वाला लिमिट भी क्रॉस नहीं हो रहा है, तो वी कैन क्लेम बोथ ऑफ दीज एज एग्जेम्प्ट। अगर ये मेरा लेट सपोज 3,05,000 होता तो 10% तो मेरा कवर हो जाता, लेकिन इन दोनों को क्लब करती तो मेरा 5 लाख का लिमिट क्रॉस हो जाता, तो मैं दोनों को एग्जेम्प्ट क्लेम नहीं कर सकती। अब ऐसे में क्या करेंगे? विच एवर इज बेनिफिशियल, जिसका स्लम मेच्योरिटी ज्यादा है उसको आप क्लेम कर लो ताकि आपका टैक्सेबिलिटी कम से कम आए, है ना? सो दैट इज हाउ यू विल कैलकुलेट। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपकी सी और डी जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। वो तो ये चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज तो यूलिप और एलआईपी को कंफ्यूज नहीं करना है। जो आपका 2.5 लाख वाला कंडीशन होता है जो आप कैपिटल गेन में पढ़ते हो, वो यूलिप के लिए है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस में आपको वो 10%, 15%, 20% बेस्ड ऑन द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ पॉलिसी वो तो चेक करना ही है। साथ के साथ ये 1 अप्रैल 2023 के बाद जो अमेंडमेंट हुई थी 5 लाख वाला पॉलिसी प्रीमियम, वो भी एडिशनल चीज चेक करनी है। जहां पर दोनों ही नहीं वो होगा तब आपका वो एग्जेम रहेगा, है ना? चलो, व्हाट वुड बी द इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर मनीष फ्रॉम द फर्म? अब देखो, फर्म से जो भी इनकम आती है, अगर फर्म को डिडक्शन अलाउ होता है तो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होता है। अगर फर्म को डिडक्शन डिस अलाउ हो जाता है तो पार्टनर टैक्स नहीं देगा। सिंपल, दोनों में से कोई एक ही पार्टी टैक्स देगी। क्वेश्चन में आपको एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिया हुआ है दैट ही इज अ स्लीपिंग पार्टनर, है ना? अगर आप ध्यान से याद करोगे, जो सेक्शन 40B हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हमारे सिलेबस के समय पर, जब जब आप लोगों ने पढ़ाई करी होगी, सो 40B आपको इट पुट्स ऑन सर्टेन कंडीशंस, राइट, कि कब कब आपको वो अलाउ रहेगा। सो इंटरेस्ट के लिए तो सिंपल सी बात बोली है उन्होंने कि भाई 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है? अगर आप उससे ज्यादा पे करते हो तो बैलेंस विल गेट डिसअलाउड, ठीक है? तो यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है 15% के हिसाब से, मतलब 1.5 लाख हो जाता है। 1.5 लाख में से 1,20,000 फर्म को डिडक्शन मिल जाएगा। मैं अभी सिर्फ मनीष की बात कर रही हूँ, है ना? बाकी पार्टनर्स का अभी अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो 1,20,000 तो मनीष के हाथ में टैक्सेबल है। प्लस अब आते हैं रेम्यूनरेशन पे। तो रेम्यूनरेशन में आपको याद होगा उन्होंने एक लिमिट दी हुई है, बुक प्रॉफिट, है ना? उतना उतना आपको अलाउ होगा, बाकी का डिसअलाउ हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको बुक प्रॉफिट भी दिया हुआ है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट देयर इज वन मोर कंडीशन दैट द पार्टनर शुड बी एन एक्टिव पार्टनर। जो व्यक्ति सैलरी निकाल रहा है फर्म में से, उसने एक्टिवली फर्म के लिए काम करना जरूरी है। अगर वो स्लीपिंग पार्टनर है
तो फिर वो भले ही ऑथोराइज्ड है, भले ही लिखा है डीड में, वॉट एवर इट इज, ही द डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड। आप दो उसको सैलरी, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 40B में हम उसको क्या कर देंगे, डिस अलाउ कर देंगे। तो इसको कितना भी रेम्यूनरेशन मिला हो, 5,000 महीना, 10,000 महीना, विद इन द लिमिट ऑफ बुक प्रॉफिट, वो लिमिट भी आप चेक नहीं करोगे। बेसिकली पूरा का पूरा फॉर्म के हाथ में डिसअलाउ होगा, बिकॉज ही इज अ स्लीपिंग पार्टनर। तो अब क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट फॉर्म को, सॉरी, रेम्यूनरेशन फॉर्म को अलाउ ही नहीं हो रहा है, तो पार्टनर के हाथ में टैक्स होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरा टैक्स फॉर्म दे रही है, तो पार्टनर को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है रेम्यूनरेशन पार्ट पे। तो जितना डिसअलाउ होता है फर्म के हाथ में। नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 1,50,000 में से 1,20,000 फर्म को अलाउ हो जाएगा, तो वहां पर आपका मनीष के हाथ में टैक्सेबल होगा, है ना। सो बैलेंस 30,000 विल बिकम डिसअलाउड इन द हैंड्स ऑफ द फर्म, क्योंकि वहां पर डिसअलाउ हो रहा है, तो यहाँ पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। So these are the objective questions that have been given in the this basically RTP for CA Inter. Go through it, solve it. कहीं पर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो feel free to discuss. And also there are different revision lectures and different videos that I have uploaded on the channel. So you can go through it. If you want any other specific help, I will also be releasing test series soon. So I will give you all those details also in a separate video. So अगर कोई और आप लोगों को लगती है चीज कि मैम ये भी हम लोग को डिस्कस करना है, ये टॉपिक हमको डिस्कस करना है, या प्रिपरेशन वगैरह, or anything you need to discuss, feel free to reach out to me. I'll be more than happy to help you out. So all the very best for your examination. Do your best.